Hello, guys. Welcome back to another lecture of Fundamental of Nursing series जो कि हमारा रिवीजन चल ही रहा है। और इसमें नई क्लास है, हम फ्लूट्स के बारे में बात करेंगे। फ्लूट्स में भी हमारी दो कैटेगरी आती है, ICF एंड ECF। ICF दैट इज इंट्रा सेल्यूलर फ्लूट एंड ECF दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम बात करेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो यहाँ ICF रेफर्स टू द फ्लूइड दैट इज फाउंड इनसाइड द सेल। तो समझ में आ रहा होगा, जो इनसाइड द सेल फ्लूइड मिलता है उसको हम बोलते हैं ICF, इनसाइड द सेल। और जो हमारा ECF है इज नोन एज फाउंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आउटसाइड द सेल वो हमारा हो जाएगा ECF। ठीक है, ICF इज अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी फ्लूइड। ये हमारा 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी फ्लूइड्स जो है उसमें आता है। बॉडी फ्लूइड, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा जो ECF है इज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर। यहाँ पे फ्लूइड है, यहाँ पे वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/3 है ऑफ द टोटल बॉडी वाटर। ठीक है, बात खत्म होती है यहाँ पे। फिर आता है हमारे पास cation present in the ICF is पोटेशियम, जो कि हमारा कटायन होता है। एनायन और कटायन आपने पढ़े होंगे ना, तो वही कटायन कौन सा प्रेजेंट होता है ICF में? पोटेशियम। और एनायन की बात होगी तो एनायन कौन सा होता है? फॉस्फोरस। ठीक है, कटायन हो गया, एनायन हो गया। अब हम बात करते थे इसमें कि इसमें कौन सा होता है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, एक पॉइंट है कि हमारा जो ECF है वो इंट्रावस्कुलर यानी कि प्लाज्मा, और इंटरस्टिशियल एंड इन ट्रांससेल्युलर CSF जिसे हम बोलते हैं, फ्लूइड फ्लूइड एक्सेट्रा, ये सब हमारे मिलते हैं इसमें ECF में, है ना। तो एंड जो हमारा वो है कैटायन और अनायन, इसमें हमारा कैटायन हो जाता है सोडियम, और जो एनायन होता है वो हो जाता है हमारा क्लोराइड। तो इतने बहुत ही अच्छे से आपने समझा कि इसको बिल्कुल तरीके से। अब हम बात करते हैं, एक टर्म आती है ओस्मोलैरिटी। ओस्मोलैरिटी की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे डिफाइन हो गया है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये अपना इसको हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ओस्मोलैरिटी। इट इज अ मेजर ऑफ द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ फ्लूइड। ठीक है, ओस्मोलैरिटी क्या है? ये मेजर करती है कंसंट्रेशन किसकी? सोल्यूट की इन अ फ्लूइड। मेजर करती है कंसंट्रेशन किसकी? सोल्यूट की। किसमें? इन द फ्लूइड। नेक्स्ट बात करें तो एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ओस्मोल पर लीटर। इसको हम ओस्मोल पर लीटर के हिसाब से यूनिट को मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ओस्मोल पर लीटर। तो ये भी ध्यान रखना, एक नई चीज पता चली आपको, बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा ये। ठीक है, जो अपना
ठीक है, नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा इज, अब लिख लेते हैं नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है प्लाज्मा की। प्लाज्मा इज 280 to 295 osmol per liter to 295 osmol, वो एस एम आएगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, पर लीटर। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा जो हमने ये डिफाइन कर लिया है फ्लूइड्स को अच्छे से, अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो हमें मिलेगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। हेडिंग डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स की। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहला आता है हमारे पास आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के बाद हमारा सेकंड आता है हाइपोटोनिक। एंड देन आता है नेक्स्ट हमारा हाइपरटोनिक। ठीक है, अब इनको डिफाइन कर लेंगे एक बार अच्छे से सबको, तीनों में क्या चीज कॉमन है क्या चीज डिफरेंट है ये बात कर लेते हैं। तो आइसोटोनिक में सोल्यूशन दैट हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द बॉडी फ्लूइड्स। अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है जैसा कि बॉडी फ्लूइड्स में है तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। तो इसमें लिख लेते हैं सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, स्पेलिंग आप देख के लिख लेना, ठीक है, मैं थोड़ा रनिंग राइटिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस फ्लूइड विल बी नॉट cause significant changes in fluid balance within the body। और इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं हम फ्लूइड का, तो इससे कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है बॉडी को कुछ, ठीक है, मतलब ज़्यादा कोई हार्म वार्म नहीं पहुंचाएगी, ठीक है, बॉडी फ्लूइड बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं करेगी, चेंजेस नहीं करेगी। एंड जो थर्ड पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, वो इट इज़ यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन। ये ट्रीट डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए बेनिफिशियल है। एंड जिसमें कंसंट्रेशन लगती है 0.9% होता है NaCl। ठीक है, जो रिंगर एंड फिर इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं RL रिंगर लैक्टेट एंड प्लाज्मा लाइट। ठीक है, और हम इसमें 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, इन वाटर, तो ये सब इसमें होता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि लोअर ऑस्मेटिक प्रेशर होता है एज कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स से लोअर होता है, तो लोअर बॉडी फ्लूइड से। ठीक है, एंड इट कॉज वाटर टू मूव इनटू सेल। ठीक है, और ये क्या करता है, वाटर को मूव करा देता है इनटू सेल, तो ये इसका कॉज है। एंड नेक्स्ट जो आता है हमारा इन क्लिनिकल सेटिंग, तो ठीक है, इट मे बी यूज्ड इन पेशेंट विद डिहाइड्रेशन एंड हाइपरनेट्रीमिया, जिनको डिहाइड्रेशन, ये दोनों चीज लिख लेना, ठीक है, डिहाइड्रेशन एंड अगर किसी को हाइपरनेट्रीमिया है तो इसको हम ये कंसिडर करते हैं। एंड यूज कॉजिटली इन पेशेंट विद हार्ट लीवर एंड किडनी फेलियर, तो उनमें हमें बहुत ध्यान से उसको यूज करना है, ठीक है, जो किडनी के पेशेंट है, जो हार्ट के पेशेंट है और लीवर के।
एंड इसमें क्या होता है कंसंट्रेशन, तो इसमें होती है हमारा 0.45% NS, ठीक है, नॉर्मल सेलाइन। और इसमें होता है सेलाइन NaCl सोल्यूशन विद लेस देन 0.9% कंसंट्रेशन, एंड 2.5% डेक्सट्रोज हम इसमें ले सकते हैं, लेस देन 5% डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो हाइपरटोनिक में क्या, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे जो फ्लूइड मूव्स करता है आउट ऑफ द सेल, तो यहाँ पे इनटू सेल था, यहाँ पे आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द सेल फ्लूइड मूव कर देता है, ठीक है, फ्लूइड मूव। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमारा जो फ्लूइड है वो आउट ऑफ द सेल वर्क करता है, एंड इट मे बी यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एडिमा। तो हम इसे मैनेजमेंट के तौर पर एडिमा के यूज कर सकते हैं। तो एडिमा लिख लो, एडिमा मैनेजमेंट, ठीक है। एंड while giving closely monitor client for hypovolemia, हाइपरटेंशन एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। जब हम इसको प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को, तो हमें ये चीज़ मॉनिटर करनी है, कि क्लोजली मॉनिटर करनी है, ठीक है, कि इसको पेशेंट को हाइपर वोलीमिया तो नहीं हो रहा है, एंड हाइपर टेंशन तो नहीं हो रहा है, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है, ठीक है। अब इसकी कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या क्या होता है। 3% जो आएगा हमारा वो आएगा NS, उसके बाद आएगा 5% डेक्सट्रोज, फिर आएगा इन NS, डेक्सट्रोज इन NS, ओके, एंड 5% डेक्सट्रोज इन RN, ठीक है। और D10, D25, D50 ये सब भी चलते रहेंगे, RN जो हमारे होते हैं, D10, D25 ये सब, ठीक है। फिर हमारा DNS भी आएगा इसमें, DNS, और D5 इन 0.45 NaCl ये भी आएगा, ठीक है। तो हमने तीनों सॉल्यूशंस पढ़ लिए हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। तो अब हम बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में, कि मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट कैसे होता है, ठीक है, ये आपने सोचा होगा, तो इसकी हेडिंग डाल लो भाई। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहला आता है हमारे पास, हमारा एक हेडिंग आती है छोटी सी, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या इसका पहला स्टेप भी बोल सकते हैं उसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मेनली बात करते हैं, तो इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ सोल्यूट from an area of low concentration to an area of high concentration against their concentration gradient. This requires ATP and specific transport protein. अब तो देखो, इसमें कहाँ से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, ठीक है। जो सोल्यूट है हमारा वो मूवमेंट कर रहा है, जो सोल्यूट है वो कहाँ से जा रहा है, लो कंसंट्रेशन से लो टू हाई की तरफ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। दिस रिक्वायर ATP, इसमें इस प्रोसेस में पूरी ATP की एनर्जी चाहिए। ATP अगर आपको नहीं पता, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसे, और स्पेसिफिक
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी चाहिए। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पर बात कर लेते हैं। इट रेफर टू पैसिव मूवमेंट। ये हमारा पैसिव मूवमेंट होता है, मतलब इसमें कोई एनर्जी की तो जरूरत हो नहीं। पैसिव मूवमेंट। एंड एक चीज और यहाँ पे पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये हायर कंसंट्रेशन से हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा ड्यू टू नेचुरल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि नेचुरल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का एक के बिहाफ पे ये इस चीज को करेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंटिल, कब तक करेगा? अंटिल की इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो है टाइप उससे बात करते हैं, दैट इज ओस्मोसिस। ओस्मोसिस पे बात कर लेते हैं, डिफ्यूजन पे बात हो चुकी है। ओस्मोसिस क्या है? इट रेफर टू पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड लो सोल्यूट कंसंट्रेशन कहेंगे, एन एरिया टू लो वाटर कंसंट्रेशन और हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो एक पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर है। पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें जो मूवमेंट हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है ये समझते हैं। सबसे पहले इसमें हाई कंसंट्रेशन या फिर हाई वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसमें ही हम इसको हाई, तो वाटर कंसंट्रेशन हो गया, तो वाटर कंसंट्रेशन हाई है तो सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या होगा? लो। तो यहाँ पे लिख देते हैं लोअर लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब ये कहाँ को बढ़ रही है? हायर से लो की तरफ तो वाटर जाएगा, ठीक है। लो वाटर कंसंट्रेशन एंड सोल्यूट क्या हो जाएगा? हायर हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। समझ गए? जहाँ पे अगर वाटर यहाँ पे हाई होगा तो यहाँ पे वाटर लो होगा, यहाँ पे सोल्यूट अगर लो होगा तो यहाँ पे सोल्यूट हाई होगा, ठीक है। अब जो होता है ये किसके थ्रू होता है? एक्रोस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक्रोस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इन रिस्पॉन्स टू ए डिफरेंस इन सोल्यूट कंसंट्रेशन, the direction of osmosis is determined by the relative concentration of solute or either side of the membrane, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बचता है दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस पे भी बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट।
ओके, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ वाटर सोल्यूबल सोल्यूट्स। इसमें मूवमेंट किसका होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर सोल्यूबल सोल्यूट, ठीक है, across the cell membrane, across the cell membrane, ठीक है, विद असिस्टेंस ऑफ प्रोटीन। किसके असिस्टेंस में? विद असिस्टेंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ किसकी असिस्टेंस मिली है? प्रोटीन की। तो यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीट होता है। और हमने इससे पहले पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, और ऑस्मोलैरिटी एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये पढ़ा। तो फ्लूइड यहाँ पे खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे, जो हेडिंग डलेगी वो इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज पे बात करेंगे, ठीक है।